नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम वैदिक युग या वैदिक सभ्यता से संबंधित यहाँ पर दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वैदिक युग या वैदिक सभ्यता क्या है, तो आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता जो है वह वैदिक सभ्यता कहलाई। और इसके अलावा आपको याद रखना है, जो आर्य है वह पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र से आए थे और मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। तो यह भी आपको याद रखना है। तो अब हम अध्ययन करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर प्रश्न 1 से। तो प्रश्न 1 है, वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में। इनमें है पहला ऋग्वैदिक काल जो कि है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो कि है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। प्रश्न 2 है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कहलाई वैदिक सभ्यता। प्रश्न 3 है, वैदिक सभ्यता थी तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया था सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता है वह ग्रामीण सभ्यता है। प्रश्न 4 है, वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? तो वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कहलाती थी परिवार या कुल, और परिवार और कुल का मुखिया कुलप कहलाता था। तो प्रश्न 5 भी यही है कि परिवार का मुखिया क्या कहलाता था वैदिक काल में? तो कुलप कहलाता था। प्रश्न 6 है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? तो 5 भागों में, और इनमें है कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। और यह आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में है, तो यह भी आपको याद रखना है। सबसे पहले है कुल, फिर है ग्राम, फिर है विश, फिर जन और फिर राष्ट्र। इन प्रशासनिक इकाइयों के मुखिया भी आपको याद रखने हैं। कुल का मुखिया होता था कुलप, ग्राम का मुखिया होता था ग्रामीणी, विश का मुखिया होता था विशपति, जन का मुखिया राजन कहलाते थे। प्रश्न 7 है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना जाता था? तो गाय को। प्रश्न 8 है, आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। और इसके अलावा आपको याद रखना है सभा और समिति। तो सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा जो है वह श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और सभा और समिति दोनों में महिलाएं भी भाग ले सकती थी, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर से आपको 2-3 प्रश्न याद रखने हैं। प्रश्न 9 है, सर्वप्रथम गोत्र एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस काल में हुआ है? तो सर्वप्रथम गोत्र एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हुआ है उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न 10 है, ऋग्वैदिक कालीन सर्वप्रथम देवता कौन थे? तो इंद्र थे। प्रश्न 11 है, शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो 10वें मंडल में। तो ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, और ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यह विभाजन जो है वह व्यवसाय पर आधारित था, यानी व्यवसाय के आधार पर इन 4 वर्गों का विभाजन किया गया था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, तो इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 12 है, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को वैदिक काल में क्या कहा गया? तो इन्हें अमाजु कहा गया। प्रश्न 13 है, ऋग्वेद में किस नदी के तट पर 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था? तो रावी, इसे परुष्णी नदी भी कहा जाता है। तो रावी या परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था 10 राज्य युद्ध, और इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। प्रश्न 14 है, वैदिक युग में यौ कहा जाता था? तो वैदिक युग में यौ कहा जाता था जौ को। प्रश्न 15 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र और आश्रम व्यवस्था प्रचलन में आए थे उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न 16 है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। जैसे कि हमने अध्ययन किया, ऋग्वैदिक काल में जो सर्वोच्च स्थान था वह प्राप्त था इंद्र को, जबकि उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था प्रजापति को। प्रश्न 17 है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो गणतंत्र। प्रश्न 18 है, उत्तर वैदिक काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार था कृषि। प्रश्न 19 है, कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के 4th मंडल में मिलता है कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख। प्रश्न 20 है, शतमान और निष्क किस काल की मुद्राएं थी? तो उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा इकाइयां प्रचलन में थी, और सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण इस काल से नहीं मिलता है। प्रश्न 21 है, पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे? तो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे पूषण, जो उत्तर काल में हो गए तो उत्तर काल में शूद्रों के देवता हो गए थे पूषण। प्रश्न 22 है, वैदिक काल में श्यामयस किसे कहा जाता था? तो वैदिक काल में श्यामयस कहा जाता था लोहे को, और तांबे को कहा जाता था लोहित अयस। तो यह भी आपको याद रखना है, लोहित अयस कहा जाता था तांबे को और श्यामयस कहा जाता था लोहे को।
प्रश्न 23 उत्तर वैदिक ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद से 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है और ये हैं, तो इनमें है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। तो इसमें जो है संन्यास आश्रम नहीं है। जाबोलो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। इनमें है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और इसमें संन्यास आश्रम भी है। लेकिन उत्तर वैदिक ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद में 3 ही आश्रमों का उल्लेख है और इनमें है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। संन्यास आश्रम इसमें नहीं है। प्रश्न 24 है ऋग्वैदिक काल में विपत्तियों को हरने वाले देवता कहा जाता था, तो अश्विनी को। और इसके अलावा आपको याद रखने हैं कुछ अन्य ऋग्वैदिक कालीन देवता। तो यहाँ पर देवता और प्रतीक दिए गए हैं। तो इंद्र है युद्ध एवं वर्षा के देवता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता है वरुण देवता, आकाश के देवता है द्यौ, वनस्पति देवता सोम को कहा जाता है, प्रगति एवं उत्थान की देवी उषा को कहा जाता है, विपत्तियों को हरने वाला देवता कहा जाता है ऋग्वैदिक काल में अश्विनी को, पूषण कहा जाता है पशुओं के देवता। जैसा कि हमने अध्ययन किया ऋग्वैदिक काल में पूषण पशुओं के देवता थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में पूषण शूद्रों के देवता थे। और विष्णु जो है वह विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है और मरुत आदि व तूफान के देवता हैं। तो यह है ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता। तो यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। प्रश्न 25 है ऋग्वैदिक जनों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? तो ऋग्वैदिक जनों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्यूत क्रीड़ा। प्रश्न 26 है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी, तो लोहा थी और इसे कहा जाता था श्याम अयस्क। और इसके अलावा आपको आर्यों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। तो आर्यों की मुख्य भाषा थी संस्कृत, प्रिय पशु था आर्यों का घोड़ा, आर्यों के प्रमुख देवता थे इंद्र। और इसके अलावा आपको याद रखने हैं आर्यों के द्वारा पेय पदार्थ जो बनाया जाता था वह था सोमरस, जो कि वनस्पति से बनाया जाता था। तो इनका मुख्य पेय पदार्थ जो था सोमरस था। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियां, इनके प्राचीन नाम दिए गए हैं और आधुनिक नाम दिए गए हैं। यह इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड प्रश्न अनेक बार पूछे भी जा चुके हैं। तो ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है और बार जिस नदी का उल्लेख हुआ है वह है सिंधु नदी। तो यह भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट है कुर्मु नदी, इसका आधुनिक नाम है कुर्रम नदी। कुंभा नदी का आधुनिक नाम है काबुल नदी। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम है झेलम नदी। अश्किनी नदी का आधुनिक नाम है चिनाब नदी। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम है रावी नदी। शत्रुधि नदी का आधुनिक नाम है सतलज नदी। विपाशा नदी का आधुनिक नाम है व्यास नदी। सदानीरा नदी का आधुनिक नाम है गंडक नदी। दशधृति नदी का आधुनिक नाम है घग्गर नदी। गोमती नदी का आधुनिक नाम है गोमल नदी और सुवस्तु नदी का आधुनिक नाम है स्वात नदी। तो यह है ऋग्वैदिक कालीन नदियां, इनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने वैदिक युग या वैदिक सभ्यता, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन आंसर जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया। अगर वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।